देखो ध्यान से, देख लो आप ध्यान से, जिसको मैंने मार्क किया है बीचों बीच, वो है आपके पास मेटलॉइड, उन्हें बोलते हैं उपधातु। उपधातु के जो लेफ्ट वाला पूरा पोर्शन है, उपधातु के जो लेफ्ट वाला पूरा पोर्शन है ये कौन है? मेटल। और जो उधर वाला पोर्शन है वो कौन है? नॉन मेटल। और बीचों बीच कौन है आपके? मेटलॉइड। तो आप देख लो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा कौन है? धातु। उसके बाद में कौन है? अधातु। और सबसे लास्ट में कौन आएगी? उपधातु। पता लग गया आपको कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा तत्व कौन से हैं? धातु। उसके बाद में कौन है? अधातु। और फिर कौन आती है अपने पास? उपधातु। बात समझ रही है? तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेवोजिया क्लासिफिकेशन किस प्रकार बेस्ड था। अगली क्लास में फिर डिस्कस करूंगा मैं इसके आगे, और भी डिटेल में डिस्कस करना है मेरे को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर था उसको डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाऊंगा आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसे आप आवर्त सारणी बोलते हो या आवर्ती गुण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हिंदी में आवर्ती गुण। क्या बोलते हैं? आवर्ती गुण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अधिकतर विद्यार्थी ये समझते हैं कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो थ्योरी वाला टॉपिक है, हम रट लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपने आप में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी अच्छा टॉपिक है। इसके द्वारा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है यानी रासायनिक बंधन, उसको तरीके सीख पाओगे। अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की एक एक प्रॉपर्टीज का पता होगा तो केमिकल बॉन्डिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको डिटेल के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में या आवर्त सारणी में या आवर्ती गुण में आपको अप्रोच करना है। तो आज का जो ये टॉपिक है और हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं काफी डिटेल तक, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप और हम दोनों लाइव इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो भी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें प्लीज आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप की बुक का मटेरियल लेके आपके सामने एक डिफरेंट लेक्चर बना रहा हूं जो डिटेल होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को यानी आवर्त सारणी को। अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये, आपने आवर्त सारणी देखी है, उसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप जो इस टाइम आवर्त सारणी या जो आवर्त सारणी का आप उपयोग करते हो वो मॉडर्न है, वो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन मैं बात करूं 80-30 में लगभग 31 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड थे। भाई कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? मेरी बात सुना आप ध्यान से, थोड़ी बात में हिस्ट्री कर लूंगा और फिर मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 80-30 तक केवल यानी 1830 तक केवल 31 एलिमेंट ही आवर्त सारणी में डिस्कवर थे। और 1865 में जब मेंडलीव आया था तो ये एलिमेंट बढ़कर हो गए थे 63 यानी 63 हो गए थे। पहले तो 31 ही थे, लेकिन 1865 में जब मेंडलीव आ गया था तो ये कितने हो गए थे? 63। और आज जो हम पढ़ रहे हैं अब मॉडर्न टाइम में, एट द टाइम हमारे पास 118 यानी 118 एलिमेंट आवर्त सारणी में डिस्कवर हो चुके हैं। कुछ एलिमेंट अननोन थे, उनको भी अब डिस्कवर कर लिया है। यानी देखो लगातार देखो आप 31 से हो गया 63 और 63 से हो गया अपने पास 118, यानी लगातार जो एलिमेंट है उनकी डिस्कवरी हो रही है। और आज हमारी जो आवर्त सारणी है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 118। तो पहली बात तो ये कि लगातार एलिमेंट की क्या हो रही है? डिस्कवरी। 1830 तक हमारे पास केवल 31 एलिमेंट ही डिस्कवर थे, जो 1865 में कितने हो गए? 63, और आज कितने हो गए? 118। यानी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल उसके ऊपर वर्क चल रहा है कि मैंने बताया भी था आपको कि अब थोड़े दिनों बाद में एक सर्कुलर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन एट दैट टाइम इस समय तक हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? 118। तो पहले तो आपको यही बात पता होनी चाहिए कि लगातार एलिमेंट की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। सबसे पहले 31 एलिमेंट डिस्कवर थे, वो धीरे धीरे बढ़ते कितने हो गए? 63, और आज हम कितने एलिमेंट पढ़ रहे हैं? 118। तो पहली बात तो आप सुनो, पहली बात तो आपके सामने क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर एलिमेंट को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी एलिमेंट का जो आपके पास तत्व है, जो आपके पास एलिमेंट है, उनका वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आवर्त सारणी का पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाई वी नीड टू
why we need to classify the element, why we need to classify the elements, हमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, why we need to classify the elements। आवर्त सारणी का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एलिमेंटों के या तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जब तत्वों को एक साथ ही पढ़ रहे थे, फिर हमने तत्वों को एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में ऐसा क्यों बांटा, तो पहला क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पीरियोडिक आवर्त सारणी देखी, किताब उठाई और आवर्त सारणी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ऐसी कौन सी समस्या केमिस्ट्री में आ गई थी कि हमने तत्वों का अलग अलग क्या कर दिया वर्गीकरण। मैंने आपसे पहले भी कहा था हर एक चैप्टर का अपने आप में पर्पस होता है। मैंने पढ़ाया था पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ाया था मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, और मैंने कहा था कि डिफरेंट टाइप के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इसलिए आपको क्या पढ़ना पड़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मुझे यह बताना पड़ेगा कि हमने एटम को अलग अलग पार्ट के अंदर, ये अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड क्यों किया। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे मान लो जैसे अपन बात करें कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट इस टाइम डिस्कवर्ड है। अगर मान लो सबके गुण अलग अलग होते, अगर हम 118 तत्वों को अलग अलग डिस्कस करते, तो बताओ उनका अध्ययन करना काफी मुश्किल होता है कि नहीं होता भाई 118 एलिमेंट इस टाइम आवर्त सारणी में डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो अगर आप एक एक एलिमेंट को पढ़ने लगोगे, उनकी डिटेल को जानने लगोगे, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज को सीखने के लिए। इसलिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, चाहे मोजले मान लीजिए आप, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे पीरियोडिक टेबल के, उन्होंने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे, मेरी बात सुना आप ध्यान से भाई, हमारे पास इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइम हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब सोचो कि हर एलिमेंट को अलग अलग स्थान मिलता, अगर हर एलिमेंट को अलग अलग स्थान मिलता, या हर एलिमेंट को आप एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में डिवाइड नहीं करते और हर एलिमेंट को आप अलग अलग पढ़ते, तो सोचो आप 118 एलिमेंट का अध्ययन करते करते आपको कितना टाइम लग जाता, और उनके अध्ययन के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती और समय भी आपका व्यर्थ होता। इसलिए 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़कर, उनको समझकर, जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एटम थे, यानी जिनके गुण लगभग क्या थे, समान, उनको तो रखा गया एक साथ, और जो डिफरेंट थे उनको रखा गया एक साथ। और यह बात सबसे पहले कही थी हक्सले ने। किसने कही थी, हक्सले ने। ध्यान रखना इस बात का, इस बात को सबसे पहले किसने कहा, हक्सले ने। हक्सले ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। देखो मेरी बात सुना ध्यान से, मैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं आपको, फिर मैं लेके आऊंगा आपको टॉपिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन यही आया था कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, हमें एलिमेंट के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हक्सले का इसका एक पर्टिकुलर कथन था, यह मैं कहूंगा स्टेटमेंट ये था कि एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन वो होता है, एक पर्टिकुलर वर्गीकरण वो होता है जिसमें समान गुण वाले तत्वों को एक साथ और डिफरेंट प्रॉपर्टी या भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा जाए। इसी प्रकार आप पढ़ते हो, आपने देखा होगा आवर्त सारणी में, आपने देखा होगा आवर्त सारणी को ऐसा होती है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी है, बनवाऊंगा मैं आपको। इसको बोला आपने एस ब्लॉक, इसे बोलते हो आप डी ब्लॉक, इसे बोलते हो पी ब्लॉक, और जो बॉटम के अंदर है उसे बोलते हो आप एफ ब्लॉक। और आपको पता है ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है इनके सबके गुण समान होते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनके सबके गुण समान होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनके सबके गुण समान होते हैं, और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनके सबके गुण क्या होते हैं, समान। अब सोचो अगर मान लो सारे तत्व अलग अलग होते तो बताओ इनका डिटेल में अध्ययन करना काफी मुश्किल है कि नहीं। अगर मुझे एस ब्लॉक के एक एलिमेंट के गुण का पता लग जाए तो बताओ जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनके सबके गुण का मैं पता लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि जब सारा फैमिली का मेंबर ही एक जैसा है, तो अगर मुझे एक एलिमेंट के बारे में पता लग जाए तो बताओ सारे के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जानने में मुझे क्या कोई कठिनाई होगी क्या। मैं इस फैमिली के एक मेंबर को उठा लूंगा और जितने भी हैं उनके सबके गुणों का बताओ मुझे पता लगेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने एलिमेंटों को क्या कर दिया, वर्गीकरण। क्या कर दिया हमने, क्लासिफिकेशन है, मैं कहूंगा वर्गीकरण। मेरी बात समझ रही है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमने एलिमेंटों को क्लासिफाई क्यों किया। तो मैं आपसे कहूंगा हक्सले का एक परमानेंट स्टेटमेंट ये रहा था कि आप एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन इस प्रकार कीजिए कि समान तत्व वाले गुण तो समान रहे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले तत्व है, यानी भिन्न भिन्न गुणों वाले जो तत्व है वो एक साथ रहे। इसलिए आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंटों को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। कैसे आए, कैसे ब्लॉक बने, वो सारी बातें करने वाला हूं।
फिलहाल तो मैं आपको हिस्ट्री का पोर्शन बता रहा हूं कि किस प्रकार हमें एलिमेंट के क्लासिफिकेशन क्या पड़ गई आवश्यकता। बात समझ आ रही है आपको? तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ यही था कि 1830 में हमारे पास 31 एलिमेंट डिस्कवर थे, जो 1865 में आते आते 63 हो गए, और एट दैट टाइम यानी इस मॉडर्न टाइम में हमारे पास 118 यानी 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। और उनके एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमें काफी ज्यादा समय लग जाता। उस समय की बचत करने के लिए या टाइम को सेव करने के लिए हक्सले ने एक स्टेटमेंट कहा कि आप समान तत्वों वाले या समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखिए ताकि आप उनके गुणों को जानने में काफी कम कठिनाई महसूस करें। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे जिनके गुण समान थे उन्हें एस में डाल दिया, इनके सबके गुण समान थे उन्हें पी में डाल दिया, इनके गुण समान थे उन्हें डी में डाल दिया, और इनके गुण समान थे इन्हें एम में डाल दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर इनके गुणों को पता उन्होंने कैसे लगाएगा? वो मैं बताऊंगा आपको आगे कि किस प्रकार उन्होंने इनके गुणों का अध्ययन किया। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये एस पी डी एफ इनके बांटने का पर्पज केवल एक ही था, ताकि आप जल्दी से जल्दी पीरियोडिक टेबल को पढ़ पाओ। बाकी इससे पहले सारे क्लासिफिकेशन आएंगे यहां पर। बाकी इससे पहले कई तरह के क्लासिफिकेशन या कई तरह के वर्गीकरण डिफरेंट साइंटिस्टों ने दिए थे, लेकिन आज जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ते हो आप? आज पढ़ते हो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले की टेबल के बारे में आपको कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं है, तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या डिफरेंट टाइप के, चाहे जेडब्ल्यू के एग्जाम हो चाहे नीट के एग्जाम हो, उनमें वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तो बच्चा जानता है, लेकिन इसके ब्रीफ की जो इसके पहले की जो हिस्ट्रियां हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और मैं डिस्कस करूंगा और आपको भी पता लग जाएगा वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन इस पीरियोडिक टेबल से पुट अप होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। पहली बात क्या पढ़ाएंगे? पहले हम क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक स्टार्ट ही कहां से हुआ है? हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। यानी हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एलिमेंटों का वर्गीकरण। यानी हमको पढ़ना पड़ेगा कि आवर्त सारणी को किस किस प्रकार बांटा गया, और आज जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं वो किस प्रकार क्या हुई डेवलप। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारा टॉपिक पहला ये रहेगा। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? पहला टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या रहेगा भाई थोड़ी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में यूज लूंगा, क्योंकि आवर्त सारणी में आपकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं, या पीरियोडिक टेबल कह दीजिए। पीरियोडिक टेबल किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया किसका? पीरियोडिक टेबल का। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग परंपरा है, अलग अलग तरीके प्रोसेस रहे हैं, अलग अलग तरीके मतलब उनके डिफरेंट मेथड रहे हैं, जिनके द्वारा उन्होंने एलिमेंट को क्या किया? क्लासिफाई। यानी एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट के प्रोसेस हैं। उसके मैं सबके पहले नाम लिख देता हूं, उसके बाद एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले देखो आप, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट था लेवोजियर का, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला कौन साइंटिस्ट था? लेवोजियर क्लासिफिकेशन। एक एक सुना ध्यान से, एक एक क्लासिफिकेशन से छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बनते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन भेजूंगा कि किस प्रकार आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन को हैंडल कीजिए करेंगे, भेजूंगा मैं आपको। पहले स्टार्ट करते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? लेवोजियर। लेवोजियर साइंटिस्ट का नाम है। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, फिर एक एक क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देखो आप, दूसरा अपने पास है डोबेनियर क्लासिफिकेशन। नाम है भाई साइंटिस्ट के। तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है अपने पास कौन सा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसे बोलते हो न्यूलैंड का आप अष्टक नियम बोलते हो हिंदी में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फोर्थ अपने पास है लोदरमेयर कर्व। काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लोदरमेयर कर्व ये काफी अच्छा है। लोदरमेयर कर्व। पांचों अपने पास जो है वह है मेंडलीव, जिसके आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल वर्तमान में मोजले की पढ़ते हैं, बाकी मेंडलीव का काफी अच्छा रोल रहा था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो अपने पास छठा आता है वो आता है मोजले, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं आप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे आप बोलते हो मोजले लॉ। मोजले साइंटिस्ट का नाम है मोजले ने दी थी टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और एट द टाइम
अब सब इस तक की टेबल जानते हैं, 6 तक की, लेकिन हम जो पढ़ते हैं इस टाइम वो है एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पढ़ना है हमको डिटेल में। ये तो क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टी तो बाद में आएंगी। ये 6 तरह की क्लासिफिकेशन है जो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? लेवोजियर का। दूसरा किसका है? डोबेनाइनर का। तीसरा कौन सा है? न्यूलैंड का। चौथा कौन सा है? लोदरमेयर का। पांचवा कौन सा है? मेंडलीव का। फिर छठा कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे बोलते हैं मोजले पीरियोडिक टेबल। और लास्ट में अपने पास आएगा एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी मैं कहूंगा आवर्त सारणी का विस्तार बोलते हैं हिंदी में। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं हिंदी में लेवासीय वर्गीकरण। साइंटिस्ट का नाम वही, लेवासीय वर्गीकरण। इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं डोबे रीनर का त्रिक नियम, ट्रायल लो बोलते हैं, त्रिक नियम। ये कौन सा है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। मतलब क्या है सब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका नाम है लोथरमेयर वक्र या कर्व कह सकते हैं आप। ये क्या है? मैंडलीफ आवर्त सारणी, ठीक है। और ये आपकी है मोजले आवर्त सारणी। और यह आपकी है आवर्त सारणी का विस्तार। किस प्रकार आवर्त सारणी को और आगे फैलाया गया है, आवर्त सारणी का विस्तार, ये पढ़ना है आपको। यानी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये 7 क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करने हैं कि लेवोजियर का क्लासिफिकेशन क्या है, डोबे-रीनर का क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन क्या है, लोथरमेयर का क्लासिफिकेशन क्या है, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन क्या है, मोजले का क्या है, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है उसका मैटर क्या है। यानी ये क्लासिफिकेशन आपको इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ने हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जिसे बोलते हो आप आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इसके अलावा आयनन विभव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितने भी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हमने एलिमेंटों को किस प्रकार बांटा, यानी हमारी जो आवर्त सारणी आज हम पढ़ रहे हैं वो बन के कैसे आई। ऐसे डायरेक्ट 118 एलिमेंट नहीं आए थे, धीरे धीरे एलिमेंटों क्या हुई थी डिस्कवरी। मैंने आपको बताया 1830 तक हमारे पास 31 एलिमेंट थे, जो फिर मेंडलीव तक देखो यहां तक आते आते कितने हो गए 63, और अब कितने हो गए 118, यानी 118 एलिमेंट एट द टाइम हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुकी है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब स्टार्ट करता हूं सबसे पहले किसको, लेवोसियर क्लासिफिकेशन को। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहला हमारे पास एलिमेंट क्या थे, 31 थे, फिर 63 हो गए, और इस टाइम कितने हमारे पास 118 एलिमेंट। और हमें एलिमेंटों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि हम उनके गुणों को आसानी से अध्ययन कर पाए, ठीक है। और उसका स्टेटमेंट कौन था, ध्यान रखना, वो किसने दिया था स्टेटमेंट, हक्सले ने। किसने दिया था, हक्सले नाम है साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा क्लासिफिकेशन कौन सा हमारा, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। देखो आपको यहां पर ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सेलेक्टेड पॉइंट्स जो हमारे लिए जरूरी है बस वही पढ़ने। पहले आप देखो सबसे पहला कौन सा है अपने पास, लेवोजियर। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। देखो लेवासीय वर्गीकरण क्या है, इसका मतलब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्गीकरण। और ये तो किसका नाम है, ये तो साइंटिस्ट का नाम है। लेवासी किसका नाम है, लेवासी तो देने वाला वैज्ञानिक था। यानी सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस साइंटिस्ट ने किया, लेवासी ने। इस टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, 31, ध्यान रखना इस बात का। सबसे पहले तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण किसने किया, लेवासी ने, जिसको बोलते हैं लेवासीय वर्गीकरण। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लेवासीय का वर्गीकरण। लेवासीय तो देने वाला वैज्ञानिक था और उसने कर दिया तत्वों का वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं लेवासीय वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, लेवासीय वर्गीकरण। अब एक बात सुनो आप ध्यान से, जब भी किसी चीज को बांटा जाता है, भाई वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। जब भी किसी चीज को बांटा जाता है तो बांटने का कोई ना कोई सा क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। ध्यान रखना इस बात का, जब भी किसी चीज को बांटा जाएगा तो बांटने का कोई ना कोई सा क्या होगा, आधार। और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। यानी जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो आपके पास कोई ना कोई सा बेस होना अनिवार्य है। बिना किसी बेस के, बिना किसी आधार के आप किसी को भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने कहा एक कक्षा के अंदर 2 विद्यार्थी हैं, और वो जो एक पहला विद्यार्थी, मान लो मैंने ए बोल दिया, और दूसरा विद्यार्थी मेरे पास बी है। मैंने कहा कक्षा के अंदर 2 विद्यार्थी है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। और मैं कह रहा हूं जो ए विद्यार्थी है वो बी की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है।
मैंने क्या बोला कि जो ए विद्यार्थी है वो बी विद्यार्थी की तुलना में क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट। यानी मैंने ए विद्यार्थी को बांटा है, मैंने ए विद्यार्थी का वर्गीकरण किया है किसके साथ, बी के साथ। यानी मैंने बी की तुलना में या बी के रेस्पेक्ट में किसका वर्गीकरण किया है, ए का। यानी मैंने आधार चुना है, मैंने क्या चुना है, आधार। कौन सा आधार, उसकी मेंटल एबिलिटी का, उसकी मानसिक क्षमता का। मैंने कहा है आपसे कि ए जो वाला विद्यार्थी है बी की तुलना में क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट। यानी इसकी तुलना पढ़ने की अच्छी है, ये खराब है, ये तो हुआ मतलब। यानी आपने ए का वर्गीकरण किया है किसी आधार पर, अब वो चाहे पढ़ने की क्षमता हो, चाहे भागने की क्षमता हो, चाहे खेलने की क्षमता हो। जैसे हम कहते हैं भाई वो खिलाड़ी अच्छा खेलता है किसी की तुलना में, औरों की तुलना में, तो आपने बांटा है किसी और के साथ। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है, बेस। बिना बेस के आप किसी भी चीज को क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं। यानी अगर आपको किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना है तो आपके पास कोई ना कोई सा बेस होना क्या है, अनिवार्य। तो पहली बात हमारे पास ये आती है कि सर लेवासी ने जब क्लासिफिकेशन किया, मेरी बात सुना ध्यान से, कि सर जब लेवासी ने क्लासिफिकेशन किया तो उसका बेस क्या था, उसने किस आधार पर, चाहे भले उसके पास 31 एलिमेंट हो, चाहे भले उसके पास 31 तत्व हो, लेकिन तत्वों को बांटने का तो आधार होगा ना भाई, किस आधार पर उसने तत्वों को बांटा। ध्यान रखना, जो लेवासिए था उन्होंने तत्वों को किस आधार बांटा था, मेटल एंड नॉन मेटल के आधार पर। मैं क्या कह रहा हूं सुनो ध्यान से आप, मेटल एंड नॉन मेटल के आधार पर, किसके आधार बांटा था, मेटल तथा नॉन मेटल के आधार पर। क्या बोला था उसने तत्वों को दो आधारों में बांटा था, एक तो मेटल के आधार पर और एक नॉन मेटल के आधार पर। यानी मेटल को बोलते हैं धातु, हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु, इसे बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं इसे, अधातु। मेरी बात सुना ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि लेवासिए का जो वर्गीकरण था वो किस आधार पर था, किस आधार पर। आप कहोगे सर धातु अधातु की प्रकृति के आधार पर, यानी मेटल और नॉन मेटल के आधार पर लेवासिए ने तत्वों को क्या किया, क्लासिफाई। मेरी बात समझ आई आपको। यानी पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि लेवासिए ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तो किस आधार पर किया, किस आधार पर किया भाई, मेटल और नॉन मेटल के आधार पर। अब सुनो, मेटल का मतलब क्या है यहां पर, उसका मतलब यानी धातु का मतलब क्या है लेवासिए अकॉर्डिंग, लेवासिए के आधार पर या लेवासिए के अकॉर्डिंग मेटल का मतलब क्या है, धातु का मतलब क्या है। कहता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की क्या रखता है, क्षमता, उसे बोलते हैं मेटल, उसे क्या बोलते हैं, धातु। क्या बोलते हैं हिंदी में, धातु। मेरी बात सुना ध्यान से, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। यानी उसने देखा कि आवर्त सारणी के कुछ तत्व ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, आवर्त सारणी के कुछ तत्व ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, जो तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहे थे उनको लेवासिए ने क्या बोल दिया, धातु, उन्हें बोल दिया उसने मेटल। मेरी बात सुना ध्यान से, मेटल और नॉन मेटल के वर्गीकरण का आधार क्यों चुना, उसने जब तत्वों का अध्ययन किया तो उसने देखा कि कुछ तत्व आवर्त सारणी के ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे उन तत्वों को लेवासिए ने क्या बोला, मेटल। क्या बोला, मेटल। और दूसरे क्या था, नॉन मेटल। दूसरा क्या था, नॉन मेटल, इसे बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु। इंग्लिश में बोले तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते थे। यानी उसने देखा कि आवर्त सारणी के कुछ तत्व ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे, उनको लेवासिए ने क्या बोला, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे उनको उसने बोला अधातु। क्या बोला उसको, अधातु। मेरी बात सुना ध्यान से कि आवर्त सारणी के कुछ तत्व ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते थे, उनको क्या बोल दिया उसने, धातु। और कुछ तत्व ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रहे थे, उसे क्या बोल दिया उसने, अधातु। बात समझ आई आपको। तो मेटल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धातु। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोल दिया उसने, अधातु। लेकिन ये मॉडल क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल। क्यों हुआ फेल, भाई कोई ना कोई तो कमी रही होगी इसकी, भाई कोई ना कोई तो कमी रही होगी जब तो फेल हुआ है। फेल होने का रीजन क्या था, जब इसके बाद में लेवासिए के बाद में जब तत्वों का अध्ययन किया गया
लेवासिए के बाद में जब तत्वों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहे थे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहे थे। यानी एक ही तत्व, उसने तो पहले क्या देखा कि कुछ तत्व तो इलेक्ट्रॉन केवल त्याग ही रहे थे, जो त्याग रहे थे उन्हें क्या बोल दिया उसने, मेटल। और कुछ तत्व केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे उसे क्या बोल दिया उसने, नॉन मेटल यानी अधातु। यानी लेवासिए के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे उनको उसने क्या बोल दिया, धातु। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे उसको उसने बोल दिया अधातु। लेकिन बाद में लेवासिए के बाद में देखा गया कि कुछ तत्व आवर्त सारणी के ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहे थे और ग्रहण भी कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग, लेवासिए के अकॉर्डिंग उन्हें क्या बोला जाए, उन्हें धातु बोला जाए या अधातु बोला जाए। इसलिए जो लेवासिए का क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया भाई जी, फेल। तो पहली बात ये कि लेवोसियर का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि जो आवर्त सारणी थी जब तक 31 एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहे थे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहे थे। अब उनको मेटल बोले या नॉन मेटल बोले, ये समस्या किसके सामने आ गई, लेवोसियर के सामने। इसलिए जो लेवोसियर का मॉडल था वो क्या हो गया, फेल। और सुनो ध्यान से, अब आप कहोगे सर फिर उन्हें क्या कहा गया, फिर सर उन तत्वों को क्या कहा गया, उन तत्वों को बोला गया मेटलोइड। क्या बोला गया उन्हें बोला गया मेटलोइड। उन्हें बोलते हैं हिंदी में उपधातु। क्या बोलते हैं उन्हें, उपधातु। यानी उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं उन्हें, उपधातु। इस मेटलोइड की वजह से ही आपका लेवोसियर का मॉडल क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, फेल। तो ध्यान रखना, लेवोसियर के फेल होने का कारण क्या था, मेटलोइड। क्या था भाई, मेटलोइड। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो आपके साथ ये बनेगा कि जो लेवोसियर का क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पर था। तो आप कहोगे सर मेटल एंड नॉन मेटल के आधार पर। और मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यानी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट्स विल बी कॉल इट मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है उन्हें क्या बोला गया, अधातु। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे थे, इलेक्ट्रॉन ले भी रहे थे। अब उसके अकॉर्डिंग उन्हें धातु बोला जाए या अधातु बोला जाए, ये बात लेवासिए समझाने में असफल रहा और ये मॉडल क्या हो गया, फेल। और उन तत्वों को क्या कहा गया, उन तत्वों को बाद में बोला गया, क्या बोला गया, मेटलोइड्स। क्या बोला गया, मेटलोइड्स। यानी लेवोसियर के फेल होने का जो कारण था वो कौन था भाई, मेटलोइड्स। कौन था, मेटलोइड्स। तो आपको दो क्वेश्चन पता लग गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कि लेवोसियर का मॉडल फेल क्यों हुआ, किसकी वजह से फेल हुआ, मेटलोइड की वजह से। और किसके ऊपर आधार था, मेटल और नॉन मेटल के आधार पर। अब मैं एक बार आपको थोड़ा मैं बता देता हूं कि आवर्त सारणी में धातु कौन है, अधातु कौन है और उपधातु कौन है। एक बार दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको पता रहे कि आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु को किस प्रकार बांटा गया है। एक बार देख लीजिए आप, ताकि आपको पता रहेगा। बाकी जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी तब तो मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार बांटा गया है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि आवर्त सारणी में कहां तो धातु है, कहां अधातु है और कहां उपधातु है। मेरी बात सुनो आप ध्यान से। जैसे आप कहते हो सर ये आपका एस ब्लॉक है, मेरी बात सुनो आप ध्यान से, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। यहां कौन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये होता है। फिर यहां होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये आपका होता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक। ठीक है, अब देखो आप, इधर आ जाइए आप। इधर आपका कौन सा ब्लॉक होता है, इधर होता है आपका पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, पी ब्लॉक। यहाँ कौन सी फैमिली होती है, यहाँ होती है आपके पास बोरॉन फैमिली। इसके बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, बोरॉन फैमिली। फिर यहाँ पर कौन सी फैमिली आती है, कार्बन। यहाँ कौन सी आती है, नाइट्रोजन। उसके नीचे भी एलिमेंट, इसके नीचे भी एलिमेंट। ठीक है, फिर कौन सी आती है, अपने पास आती है ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद कौन सी फैमिली आती है, हेलोजन। और उसके बाद कौन सी आती है हमारे पास, नोबल गैस फैमिली, ये आती है हमारे पास। ठीक है जी, इसको बोलते हो आप पी ब्लॉक। क्या बोलते हो इसे आप, पी ब्लॉक। यहां पर जो बीच में एलिमेंट है, यहां से जो अपने पास है, यहां से स्टार्ट हो जाती है, यहां से
यहाँ से जो पूरा ये पोर्शन है वो स्टार्ट होता है डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का। और यहाँ से 2 एलिमेंट नीचे जाते हैं, उन्हें आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये छोटा सा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको ताकि पता रहे आपको। तो इधर वाला एस ब्लॉक है आपका, उधर वाला आपका पी ब्लॉक है, बीच में आपका डी ब्लॉक और नीचे नीचे आपका होता है ब्लॉक। अब मैं बताऊं आपको, मैं बता रहा था आपको इसके बारे में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इन धातु, एक बार देख लीजिएगा आप, अधातु और उपधातु, इसके बारे में बता रहा हूं। बाकी ये एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, उस टाइम 31 एलिमेंट डिस्कवर थे, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको कि उपधातु कौन सी है, धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम आवर्त सारणी के अंदर धातु ज्यादा है, अधातु ज्यादा है या उपधातु ज्यादा है। देखो आप, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखो ध्यान से, आप जिस एलिमेंट को मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखिएगा ध्यान से। ये 80 है, एस्टेटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो आप, मैंने जिसको ज्यादा हार्ड मार्क किया उसको देखो आप, ट्रिक से याद करवा दूंगा इसको। कैसे याद करते हैं ट्रिक देखो आप, इसकी ट्रिक है बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। बी मतलब हो गया बोरोन, शिव का मतलब हो गया सिलिकॉन, ऐसी मतलब हो गया आर्सेनिक, तेरी का मतलब हो गया टेलिरियम, और ये अपने पास हो गया एस्टेटीन। यानी बोले शिव, ये एलिमेंट मैं लिख रहा हूं, ये देखो आप जिसके ऊपर मैंने मार्क किया, ये जो एलिमेंट मैंने आपको मार्क किया हॉरिजॉन्टल रूप में किया है, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, इन एलिमेंटों को बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे हैं आपके पास मेटलॉइड। देखो जिनको मैंने मार्क किया ना इन एलिमेंट को, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और अपने पास एस्टेटीन, ये सारे के सारे एलिमेंट है वो है अपने पास मेटलॉइड। मेटलॉइड के इधर वाले जो सारे एलिमेंट है, इधर वाले मेटलॉइड के इधर वाले लेफ्ट वाले जो सारे एलिमेंट है वे सब के सब है मेटल, और उधर वाले जो है वो सब के सब अपने पास क्या नॉन